डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेल, जो कि क्लास 11th का चैप्टर 8 का टॉपिक है। ठीक है, तो हम सेल के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक सेल होता क्या है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ फॉर्म का उसका डिफाइनिंग फीचर होता है वो सेल होता है। यानी कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं वो सेल है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसकी यूनिट, उसको फॉर्मेशन करने के लिए जो एक सिंगल यूनिट है वो होती है सेल। और फंक्शनल यूनिट कहने से इसका मीनिंग होता है कि हमारी बॉडी की या हमारी लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो एक सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कर रहा हो या फिर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कर रहा हो, वो सभी एक सिंगल सेल में भी परफॉर्म हो सकती है। यानी सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर ये बताता है कि जो इस चीज़ को डिफाइन करता हो कि यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए हमारा ये डिफाइनिंग फीचर है और एक सेल का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम वायरस को सेल नहीं कहते, क्योंकि उसके पास अपना कोई प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। और एक बैक्टीरिया और वायरस में यही डिफरेंस होता है कि बैक्टीरिया का अपना प्रॉपर एक सेल स्ट्रक्चर होता है, बट वायरस में एक सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। अब आइए बात कर लेते हैं सेल की डिस्कवरी कब और कैसे हुई। फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। 1665 में सर रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, बट उन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था, जिसमें प्लांट सेल थी जो कॉर्क से लिया गया था, यानी कि जो पेड़ की छाल से सेपरेट किया गया था। उसमें उन्हें सिर्फ सेल वॉल का स्ट्रक्चर मिला, बाकी पूरा सेल का स्ट्रक्चर डेड हो चुका था। दैट्स वाई उन्होंने एक डेड सेल को जो डिस्कवर किया। और फर्स्ट लिविंग सेल को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था सर ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो पहला डेड सेल या सेल कह लीजिए किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। और जो पहला लिविंग सेल था वो डिस्कवर किया ल्यूवेनहॉक ने। अब दो नाम होते हैं कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर दो कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बट आप ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग अलग हैं। एक ने सेल को डिस्कवर किया था और दूसरे ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो अब बात कर लेते हैं सेल की थ्योरी की कि सेल की थ्योरी दी किसने थी। दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन और श्वान। शेल्डन जो थे वो एक बोटैनिस्ट थे और श्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। शेल्डन ने जो अपनी डिस्कवरी करी थी वो प्लांट सेल पर करी थी। उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर देखा, शेप देखा, उन्होंने देखा कि सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट है या आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल है। बट श्वान ने जो डिस्कवरी करी थी वो एनिमल सेल पे करी थी। उन्होंने देखा कि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे एनिमल की बॉडी हो, उसका फॉर्मेशन करने के लिए सेल का होना ज़रूरी होता है। यानी कि बिना सेल के किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। बट ये दोनों इस बात को नहीं बता पा रहे थे कि जो अब सेल प्रेजेंट है वो कहाँ से आ रही है, उसका अराइज मतलब वो कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बर्थ देने वाला कौन है। तो इस थ्योरी को कंप्लीट किया था रुडोल्फ वर्चो ने, जिन्होंने बताया कि जितनी भी आज के टाइम में लिविंग जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। यानी कि हम लोग अभी जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें बनाने वाले कौन है? हमारे पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल आ सकता है। अपने आप कोई भी सेल जनरेट नहीं होगा, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर अपनी सेल थ्योरी कंप्लीट होती है। शेल्डन और श्वान ने क्या बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी या उनका फॉर्मेशन सेल से होता है। बट रुडोल्फ वर्चो ने यहाँ पर इस थ्योरी को कंप्लीट किया ये बताकर कि सेल आती कहाँ से। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक सेल बनती है, जिसको उन्होंने एक सिंगल लाइन में डिफाइन किया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल की शेप और साइज़ क्या हो सकता है। जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो ऑस्ट्रिच का एग होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल बोली जाती है, और लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग उसको बोला जाता है, उसकी सेल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल, या फिर पहले सेल की शेप के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल जो है उनकी अलग अलग शेप हो सकती है। लाइक हमारी जो आरबीसी हैं
उनका शेप कैसा होता है, बाई कनकेव शेप की होती है, यानी कि उनकी शेप ऐसी क्यों होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को बाइंड करवा सके और ऑक्सीजन की डिमांड को कंप्लीट कर सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी वाइट ब्लड सेल्स की, जिसमें कि बहुत सारी हमारी इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स कैसी होती है, अमोबॉइड शेप की होती है, और जब किसी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करती है तो अपनी शेप को चेंज कर लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नर्व सेल की या फिर न्यूरॉन की, जो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और स्टार जैसा उसका शेप होता है सेल बॉडी का। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेल भी अलग अलग शेप की होती है, बॉडी में प्रेजेंट होने वाली सेल भी डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है। अब बात करते हैं सबसे छोटी सेल। ठीक है, हम वायरस देखते हैं जो 0.2 माइक्रोमीटर का होता है, लेकिन जो हमारी सेल है PPLO, जो कि एक बैक्टीरिया का ही फॉर्म है, बट उसमें सेल वॉल नहीं होता, इसलिए उसको बैक्टीरिया से थोड़ा सेपरेट माना जाता है। ठीक है, PPLO माइकोप्लाज्मा का ही एक उसकी फैमिली के अंदर ही आता है। ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, जब से जो कि सबसे सिंगल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसको माइकोप्लाज्मा में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमने सेल थ्योरी देखा, रुडोल्फ बर्चो के बारे में बात करी, प्लांट सेल। अब बात कीजिए कि यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर क्या होता है। हम अपने जो अमीबा में एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं यूनिसेल्यूलर का, जो कि अपनी एक सिंगल सेल में भी अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। एक सिंगल सेल होने के बाद भी वो अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ उस सिंगल सेल में कंप्लीट करता है, चाहे वो उसका डाइजेशन हो, चाहे रेस्पायरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे वो सेल डिवीजन यानी सेल का रिप्रोडक्शन करना हो, वो एक सिंगल सेल में भी कंप्लीट करता है। और यही सारे प्रोसेस हम मल्टी सेल्यूलर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ह्यूमन का मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो कि यही सब प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो चाहे सिंगल सेल्यूलर हो, वो अपनी एक सेल के अंदर उन सभी लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए सेल को अपनी बेसिक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोन को यहाँ लिया गया है न्यूक्लियस से, यानी कि जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू मतलब ट्रू एंड कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस मॉडिफाई हो। तो यहाँ हम प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट जो बात करते हैं वो न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस विदाउट एनवलप होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। वह मतलब जो आपका न्यूक्लियस होगा वो ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होकर साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहेगा, उस पर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होते, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ प्रोटामीन जो कि प्रोटीन्स हैं वो अपने डीएनए के साथ अटैच करके रहेंगे, क्योंकि डीएनए को ये पकड़ के रखेंगे या अटैच करके इससे रहेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पहले देख लेते हैं कि सेल को सेल होने के लिए किस किस कंपोनेंट की ज़रूरत है। तो एक सेल को सेल कहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर कवरिंग है सेल की। यह सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, यानी लिपिड से बनी हुई 2 लेयर, ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म, ये सेमी लिक्विड फ्लूइड है हमारा, ठीक है, सेल के अंदर का। प्रोकैरियोटिक में ये इतना डेंस नहीं होगा जितना यूकैरियोट में होगा। इसका एक थोड़ा सा कहने से मतलब ये भी है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनली थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ज़्यादा कहने से मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिलता, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये नहीं रहेंगे। ठीक है, और तीसरा रहता है हमारा न्यूक्लियस। अगर विदाउट एनवलप रहेगा तो ये कैसा रहेगा? इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो एक सेल को सेल कहने के लिए 3 कंपोनेंट की ज़रूरत रहती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल हम देखते हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म रहेगा और उसके अंदर कुछ एडिशनल कंपोनेंट रहेंगे अंदर, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड के अलावा। न्यूक्लियस कॉइल्ड स्ट्रक्चर में रहेगा, ये एक बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इसके पास
जो सेल वॉल है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये अपनी शेप चेंज नहीं करता, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो कि शेप को चेंज करता रहता है। क्योंकि जब हम देखते हैं सेल डिवीजन होता है तो सेल मेम्ब्रेन में ही, ठीक है, चेंजेस आते हैं जिसके थ्रू वो क्या करवाता है, सेल को डिवीजन करवाता है। ये जितने भी एक्सटेंशन रहेंगे, जितने भी फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, क्योंकि सेल वॉल कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं करवाता क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है। सेल वॉल अपने क्या होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है और ये प्लांट और आपके बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलती है। अलग अलग कंपोनेंट से बनी रहेगी। लाइक बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन भी इसको बोलते हैं, जो कि इसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है जब हम ग्राम स्टेनिंग में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंसेक्ट्स में भी फंजाई में देखने के लिए मिलते हैं जिसमें काइटिन की बनी होगी। तो बात करते हैं मीजोजोम, ठीक है। मीजोजोम ये सेल मेम्ब्रेन की जो होगी स्ट्रक्चर रहेगी, क्योंकि सेल वॉल तो कोई स्ट्रक्चर बनाएगा नहीं। फ्लैजिला भी आपके सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होगा। फ्लैजिला बैक्टीरिया के अंदर होता है मूवमेंट के लिए, जब बैक्टीरिया मोटिलिटी शो करता है वो फ्लैजिला के लिए ही होता है, ठीक है। फ्लैजिला का ये बेसल पार्ट होगा, ठीक है, ये इसका फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, जो इसको मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। तीसरा, इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी भी रहेगी जो क्या करती है, स्टोरेज के लिए काम करती है। चौथा, इसके अंदर किसी में जैसे ब्लू ग्रीन एलगी हो जाता है सियानोबैक्टीरिया, उनमें क्रोमेटोफोर भी देखने के लिए मिलते हैं। क्रोमेटोफोर क्या करते हैं, इनको कलर प्रोवाइड, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है, कलर प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। और इससे अलग अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो उनमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट या ऑर्गेनेली हमें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, जो कि किचन ऑफ द प्लांट सेल कहा जाता है। लाइट और डार्क रिएक्शन को रन करेगा, जिससे प्लांट के अंदर फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करा जाता है और उसी केमिकल एनर्जी को प्लांट का फूड सिंथेसिस यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन करवाने के लिए उस केमिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। अब दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन पर यहाँ पर कुछ राइबोसोम भी रहेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म में या सेल मेम्ब्रेन में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम रहेंगे वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। अटैच क्यों रहेंगे, क्योंकि राइबोसोम क्या करते हैं, इनको अटैच होने के लिए किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत रहती है। यूकैरियोटिक सेल में क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहते हैं। और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री इनको कहा जाता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। जब हम देखते हैं कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं तो राइबोसोम की 2 यूनिट रहती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है हमें 70S यूनिट, यानी कि राइबोसोम की इस यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। स्वीडनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर इन्होंने राइबोसोम को अलग किया था तो देखा था राइबोसोम की 2 यूनिट सेपरेट हुई थी, ठीक है। तो यही यूनिट के बारे में बात करते हैं। एक होती है लार्ज सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। जैसे कि 70S की बात कर ली जाए तो लार्ज सब यूनिट जो रहेगी वो 50S की रहती है और जो स्मॉल सब यूनिट रहेगी वो 30S की रहेगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि 50 और 30 80 होगा। जब इनको सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट किया गया तो दोनों पार्ट अलग हुए। उसके बाद इनका जो यूनिट निकल के आ रही थी, स्मॉल की 30 और लार्ज की 50 आ रही थी। लेकिन जब ये आपस में अटैच होकर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएंगे तो ये 70S इनकी यूनिट बनेगी। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं तो mRNA पर बहुत सारे प्रोटीन ऐसे अटैच हो जाते हैं जो किसका फॉर्मेशन करवाते हैं, पॉलीराइबोसोम का, ठीक है। तो ये पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। दूसरी बात, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारी जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी रहते हैं और साइटोप्लाज्म में भी रहेंगे। जब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कराते, ये अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, और जब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाएंगे तो ये साथ में आके जुड़ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेंगे उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कराने का काम करते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड फॉर्मेशन का या लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं, एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाते हैं। इसके अलावा यानी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, ETS साइकिल को रन करने का काम करता है, ठीक है। रेस्पायरेशन यानी ATP का प्रोडक्शन करवाने का, फूड को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करवाने का। ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल है साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होगी, ठीक है, और वो कंप्लीट कहाँ पर होती है, हमारी
एरोबिक कंडीशन की बात हो रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवा दिया जाता है, जिसके बाद ईटीएस साइकिल रन करती है और किसका एटीपी का प्रोडक्शन करवाती है। ठीक है, तो हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देन अब बात करते हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में, जो कि क्या काम करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के बाद जाता है तो प्रोटीन की सॉर्टिंग कराई दी जाती है। ठीक है, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग करा दी जाती है, जो कि किसका फंक्शन होता है, गोल्जी अपरेटस का। और प्रोटीन की सॉर्टिंग और पैकेजिंग के बाद अगर उसकी ज़रूरत हमें साइटोप्लाज्म में होगी तो उसको साइटोप्लाज्म में ही सिक्रेट करवा दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाएगा। और अगर ये कोई सिग्नलिंग पार्ट है या सिक्रेटरी प्रोटीन इसको बनाना है तो इसको हम सेल से बाहर, यानी कि जो आपकी सेल है उसको सेल से बाहर निकाल देगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अदर फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जैसे सिग्नलिंग का काम। ठीक है, इस पर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड अटैच रहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड इसमें मेजर लिपिड होता है, बट लिपिड के अलावा यहाँ प्रोटीन कंपोनेंट भी रहते हैं, ग्लाइकोलिपिड भी रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी रहते हैं। एंड इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, बहुत ही शॉर्ट अमाउंट में, उसका अदर फंक्शन है। बट अभी हम क्या बात कर रहे थे, जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये क्या काम करते हैं, सिग्नलिंग का काम करेंगे, सेल की सिग्नलिंग का काम। ठीक है, सेल जंक्शन का काम भी किसके थ्रू चलता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चलता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम थोड़ा सा बैक्टीरिया को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर पिलाई भी होते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन किसका फॉर्मेशन करवाता है, पिलाई का फॉर्मेशन भी करवाता है, जो क्या काम करता है, सेल के अंदर जब कॉन्जुगेशन होता है तो उसका मटेरियल ट्रांसफ़र कराने के काम आता है। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरियल सेल पर थोड़े फिम्ब्रियाई भी होते हैं जो उसको अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू।